हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया और बेटर देन। चलिए तो शुरू करते हैं अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6 और वो है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ ये चैप्टर हिस्ट्री का है, बट हाँ चलिए पॉलिटी में देने का एक रीज़न है ताकि आप कुछ एक्ट्स को समझ पाएँ। जैसे कि 1989 का एक्ट है ना, 1989 वाले एक्ट में आपको एससी और एसटी से रिलेटेड आपको बातें जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए चैप्टर बहुत छोटा सा है बट आइए इसको वी हैव टू डू इट बिकॉज ये एनसीईआरटी का चैप्टर और मैं छोड़ने वाला तो नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। देखिए इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि देखिए यहाँ पे वही सारी बातें फिर से रखी जा रही हैं कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस का प्रोटेक्शन करती हैं। ठीक है, तो बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 15 देखिए यहाँ पे क्या है, वही बात कर रहा है कि आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 जो है ये क्या करता है, ये बात करता है अनटचेबिलिटी की, ये बातें करता है अनटचेबिलिटी की। ठीक है, अनटचेबिलिटी, राइट, कि भैया कोई भी, और मैंने ये बता भी रखा है आर्टिकल 17 का क्या मतलब है कि अनटचेबिलिटी नहीं किया जाएगा, मतलब छुआछूत की जो अवधारणा है उसको खत्म करने की बात कहाँ पे की जा रही है, आर्टिकल 17 में, ये मैंने आपको बता रखा है। और इससे ये पता चलता है कि जो अनटचेबल्स हैं, जो दलित्स हैं, क्योंकि इन्हें मार्जिनलाइज सेक्शन माना जाता है तो इनके साथ कोई भेदभाव ना हो, इसलिए आर्टिकल 17 हमारे सामने हमें दिखता है हमारे संविधान में। उसी तरह से यहाँ पे बातें कर रहा है एनसीईआरटी आर्टिकल 15 की, देखिए आर्टिकल 15 की भी देखिए यहाँ बातें कर रहा है। इसमें क्या है, आर्टिकल 15 में देखिए ये एनसीईआरटी आपको समझाता है दैट कि कभी भी स्टेट आपसे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ द पर्सन और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, राइट। आर्टिकल नंबर 15 यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 15 ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या है भाई, कि स्टेट यानी इंडिया के जो गवर्नमेंट है या उसके जो पार्ट्स हैं वो किसी भी सिटीजन के साथ कभी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ द पर्सन और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, यू लर्न अ लॉट अबाउट दिस इन योर क्लास 7th एनसीईआरटी। ठीक है, इन योर क्लास 7th एनसीईआरटी, राइट। देयर इज सम प्रॉब्लम बट डोंट वरी, वी आर जस्ट गोइंग टू फिक्स इट। ओके, इसको ऐसे करना है एंड वी हैव टू नाउ गो डाउन। चलिए ठीक है, क्लियर सी बात है। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने लायक नहीं। देखिए यहाँ पे अब यहाँ लिखा है मेहर कास्ट के बारे में, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, बी आर अम्बेडकर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगला देखो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि वो और कौन सा फंडामेंटल राइट है जिससे कि मार्जिनलाइज सेक्शन पे ध्यान रखा जाता है हमारे संविधान में, वो है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और ये कहाँ पे आता है, 29 एंड 30। 29 में ये कहा जाता है, देखिए आर्टिकल 29 में देखिए ये कहा जाता है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, इन तीनों चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का राइट आपको कहाँ पे है, आर्टिकल नंबर 29 में। ठीक है जी। उसी तरह से आर्टिकल नंबर 30 की अगर आप बात करेंगे, 30 की अगर आप बात करेंगे तो आर्टिकल 30 में क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर कोई माइनॉरिटी इस्टेब्लिश करना चाहता है, यानी कि कोई एक माइनॉरिटी सेक्शन है सोसाइटी का और वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना चाहता है, ही इज़ अलाउड टू डू दैट। मतलब कि आप रोकेंगे नहीं, आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं सर ये तो माइनॉरिटी है, ये कैसे अपना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये आपके आर्टिकल नंबर 30 में है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और आर्टिकल 29 में क्या है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करना आपका राइट है। ठीक है, तो ये भी माइनॉरिटी के रिलेटेड एक आर्टिकल दिया हुआ है आपका। इस चैप्टर में मोस्टली चीज़ें देखिए रिपीट की गई हैं, बट यहाँ देखिए सरकार आखिर क्या क्या करती है, गवर्नमेंट ने आखिर क्या क्या वो स्टेप्स लिया है जिससे कि गवर्नमेंट ये कह सकती है कि भाई हम लोग मार्जिनलाइज सेक्शंस पे बहुत ध्यान रखते हैं। सब्सिडाइज हॉस्टल्स बहुत जगह पे देखिए ये देखे जाते हैं, है ना, बहुत सारे हॉस्टल्स गवर्नमेंट हॉस्टल्स होते हैं और वहाँ पे आप देखिएगा कि सब्सिडी दी जाती है, साल भर में 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये लेकर के बच्चे जो उस मतलब सेक्शन से आ रहे हैं, जिनके पास उतना फाइनेंशियल स्टेटस या मतलब फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है, दे कैन स्टे हियर, राइट। क्लियर कट सी, इन सारी चीज़ों को आप बस ध्यान रखें।
रिजर्वेशन पॉलिसी, जी हाँ बिल्कुल, दिस इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल नंबर 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 16 में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, आरक्षण। और यहाँ पे SC, ST, OBC, इन सबको यहाँ पे दिया जाता है रिजर्वेशन। अब तो EWS को भी मिलने लगा है। तो आप ये आराम से दिमाग में रखिए कि कौन से आर्टिकल में रिजर्वेशन की बात की गई है? 16, ठीक है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 16 टॉक्स अबाउट कि आपको जॉब या पब्लिक जॉब यानी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए कभी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सॉरी RRSCB कर लें आप, रिलीजन, रेस, सेक्स ऑफ द पर्सन, कास्ट, बर्थ, इन बेसिस पे आपको कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा पब्लिक जॉब लेने के लिए। और ये कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल 16, ठीक है। देखिए NCERT का मज़ा यही है, अभी आपका रफ पिक्चर बन रहा है, बट आप एक ही चीज़ को इतने बार देखिए, उसने लिख दिया NCERT ने, आपके दिमाग में बैठ सा गया होगा 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है ना। अब हम लोग जब जाएंगे ना 9th क्लास के NCERT में, तब आप देखना 9th एंड ऑनवर्ड्स, मैंने बार बार कहा है 9th, 10th, 11th, 12th यही आपका मेन जड़ है। बट उसको समझने के लिए 6, 7, 8 समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था भाई। अगर आप नहीं समझते तो आप समझ ही नहीं पाते कि आगे NCERT में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए उसी बात को लिखा जा रहा है ना। बैकवर्ड जो सेक्शंस होते हैं SC, ST, उनके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब आप स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब बस केवल कहानियाँ हैं, राजस्थान का एक कहानी है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट यही टॉपिक है। एक स्मार्ट स्टूडेंट देखिए यही करता है, इतना है उसको पता है इतना ही काम का है। जिस दिन आप ये आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे कि आपके काम का चीज़ कहाँ छुपा हुआ है, आपको रैंक होल्डर बनने से कोई नहीं रोकेगा। समय रहते सीख लीजिए, लेट करेंगे कोई फ़ायदा है नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है सर, शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। देखिए ये एक एक्ट है, बड़ा ही दमदार एक्ट है ये, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़। पहले तो इस एक्ट को समझिए, और ये कब आया था? 1989, 1990 से एक साल पहले आया ये एक्ट। और क्या करता है ये देखिए, शेड्यूल कास्ट लिखा हुआ है, शेड्यूल ट्राइब पे अगर कोई प्रताड़ना हो रही है या एट्रोसिटीज़ मतलब क्या होता है, उन पे प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ मतलब भेदभाव किया जा रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। तो देखिए लिखा कैसे गया है, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। क्लियर कट सी बात है। इसमें देखिए क्या है, समझ के चलिए, 3-4 पॉइंट्स जो आपको दिमाग में अपने रखना है। देखिए इस एक्ट में कहा गया कि देखो भाई, अगर दलित के साथ इल ट्रीटमेंट यानी गलत व्यवहार हो रहा हो या उनके साथ बेइज्जती या ह्यूमिलिएशन की भावना अगर रखी जा रही है, तो इस एक्ट के तहत उनको पेनलाइज किया जाएगा। जो भी ये काम कर रहे हैं उनको पेनल्टी दिया जाएगा, ठीक है। बाकी तो चलिए ये सब वही बात लिखा गया है जो तब से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ देखिए अब इस तरह से एक्ट्स को पढ़ा जाता है। मैंने देखा है बच्चे कवर टू कवर पढ़ लेते हैं, अरे दैट्स नॉट द करेक्ट वे, है ना। ये किताब है ना, ये आपको समझ के चल रहा है कि आपके समझ को बढ़ा रहा है। मेरा काम क्या है, वो जो पैराग्राफ में लिखा है मैं उसको बहुत आसान शब्दों में समझा दूँ आपको। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है, ह्यूमिलिएशन केवल फिजिकल नहीं, मोरली भी अगर आप SC ST या दलित का करते हैं तो भी आप 1989 एक्ट के तहत बुक्ड हो जाएंगे। मतलब आपको चार्ज आप पे चलेगा, चार्ज आप पे लगाया जाएगा और फिर आपको पेनलाइज किया जाएगा। यानी कि ये जो ह्यूमिलिएशन है इसका तरीका क्या क्या माना गया है, या तो वो फिजिकल हो या तो वो मोरल हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, पनिश दोस यानी उन लोगों को भी पनिश किया जाएगा जो दलित को कुछ वैसा खिला दे जो आम इंसान नहीं खा सकता है, या कुछ पिला दे या कुछ खिला दे वैसा विच इज़ इनएडिबल, यानी जो खाने युक्त नहीं है लेकिन आपने उन्हें खिलाया। उनके कपड़े आपने निकलवा दिए, ऐसा बहुत जगह देखा जाता है ना। नेकेड अगर उनको किया जाएगा, क्लोथ निकलवा दिया जाएगा उनका, उन्हें बेइज्जत करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए, तो भी 1989 का एक्ट लग जाएगा। और साथ में चौथा पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस एक्ट का,
मैं इसको साथ में रखता हूँ ताकि आप लोग पॉइंट्स बना सके। स्लेव लेबर अगर आप बना रहे हैं उनको, है ना, फोर्स कर रहे हैं आप। देखिए कोई होगा जो कि शायद उसके पास ऑप्शन नहीं तो शायद वो इस नौकरी को कर ले, लेकिन अगर आप फोर्स कर रहे हैं किसी को दैट यू शुड बी बिहेविंग एज अ स्लेव, ये भी 1989 के एक्ट के अंडर में आ जाता है। समझ रहे? जातिवाचक अगर आप गालियाँ बोलते हैं, बातें बोलते हैं तो भी आ जाता है वो। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ट्राइबल विमेन की भी बात करता है ये पूछा जाएगा आपसे, मेन ओनली लिख देगा, विमेन भी हैं इस एक्ट के परव्यू में। ठीक है सर, बहुत छोटा सा देखिए चैप्टर था बट ये एक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। मैनुअल स्कैवेंजिंग, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है पहले समझ के चलिए। ये क्या है भाई, ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये कोई सपोज आप देखते हैं ना ड्रेनेज, ये आपका क्या होता है, मैनहोल होता है, अंदर में पूरा क्या है ना वेस्ट वाटर, लोग यहाँ जाते हैं इसको क्लीन करते हैं, इन्हें कहते हैं हम लोग स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स इन्हें कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम देखिए कहाँ आ जाती है, आप कह रहे हैं स्कैवेंजर्स बट अगर ये मैं शब्द लगा दूं सामने उसके, मैनुअल स्कैवेंजर्स, मैनुअल स्कैवेंजर्स मतलब क्या है भाई, ये साफ सफाई का जो काम करते हैं वो हाथों से कर रहे हैं। तो जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उन्हें हम लोग कहते हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स। और देखिए तो ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ख़राब है ना, अनहाइजीनिक है। इसीलिए सरकार ऐसा बोलती है कि भाई मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं करवाना है। ठीक है, और इसके लिए तरह तरह के एक्ट्स लाए गए हैं। ये आपको 9th क्लास के एनसीईआरटी में 2 पेजेस में पूरा दिया हुआ है, वो मैं वहाँ समझाऊंगा। बट यहाँ देखिए ऊपर यहाँ लिख दिया गया है, गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया और उस एक्ट में कह दिया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में एम्प्लॉय करना गलत है, नहीं करना है आपको। उसके बाद भी फिर क्या हुआ कि ये रिपोर्ट आया कि रेलवेज़ में अभी भी एम्प्लॉय किए जा रहे हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स साफ़ करने के लिए। फिर 1993 के बाद फिर से सरकार थोड़ी है ना इस पर स्ट्रिक्ट हुई और उसके बाद फिर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहैबिलिटेशन एक्ट, मतलब कि आप उनसे काम नहीं कराओ और उनको अच्छे से कोई जॉब वॉब भी प्रोवाइड कर दो, इस तरह का कुछ प्रावधान किया गया यहाँ पे 2013 में। ठीक है, तो ये छोटा सा देखिए चैप्टर था, इसमें आपके पॉलिटिकल लाइक कुछ नहीं था बट हाँ 2 एक्ट्स थे जो आपको पढ़ने थे इस चैप्टर में। ठीक है, तो बस ऐसे ही बस मज़े मज़े में बस आप पढ़ते रहें, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर आप पूरा नोट्स बना लेंगे ना, आपका पूरा एक कॉपी भर जाएगा पूरे एनसीईआरटी से, समझ रहे आप। तो चलिए सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ऑल द बेस्ट टू यू, एंजॉय कीजिए होली का सीज़न एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।